हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः इस न्यू वीडियो में, जो कि डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन एचआई के आने वाले एग्जाम से संबंधित वीडियो है। जो अलग अलग जितने भी 6 पेपर हैं थ्योरी पेपर, उनमें से ये तीसरा वीडियो है सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिसमें हम लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन यानी कि भाषा एवं संप्रेषण से संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं और उन्हें कैसे हल करें। ऑब्जेक्टिव या एक एक नंबर वाले कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एंड जो शॉर्ट नंबर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे संबंधित हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप पूरी तरीके से ये पता लगा सकें कि आने वाले एग्जाम में किस तरीके से हम हल करें, किस तरीके से क्वेश्चंस को हल करें। इसके रिगार्डिंग हम बातचीत करेंगे। तो जानेंगे कि किस तरीके से पैटर्न में बता चुका हूं आपको। जो पुराने वीडियोज हैं पुनः बता देता हूं, जिनमें से 45 नंबर का आपका पूरा क्वेश्चन पेपर आएगा, 45 मार्क्स का। 20 नंबर यानी कि 20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। 10 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस रहेंगे और 5 क्वेश्चंस रहेंगे आपके ट्रू फॉल्स यानी कि सही गलत, और 5 क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो ये एक एक नंबर के 20 हो जाएंगे और लगभग 8 क्वेश्चंस आएंगे शॉर्ट में, और उनके 5 करने होंगे आपको, 5-5 नंबर के होंगे, तो वो दोनों का मिला करके 45 मार्क्स हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन जो एक सब्जेक्ट है डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन एचआई, जो कि स्पेशल पेपर माना जाता है, खास करके एचआई बच्चे किस तरीके से उसे पढ़ते हैं और कैसे उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो टूल्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के इवेल्युएशन सिस्टम होता है, विभिन्न प्रकार की जो टेक्निक्स होती हैं, उनके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। और जो एक क्वेश्चन पेपर भी है जो पहले आ चुका है इसी का, 2021 में जो एग्जाम हुआ है, तो उसमें भी से हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे कि अगर किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका जो सब्जेक्ट है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उनमें 5 यूनिट्स हैं। उनमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसा कि पहले जो आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं, आपको ध्यान देना होगा। जैसे कि यूनिट फर्स्ट से जो क्वेश्चन बनते हैं लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन से, दोनों में से किसी न किसी के स्कोप पूछ सकता है, यानी कि स्कोप ऑफ लैंग्वेज या स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन, कि संप्रेषण के क्षेत्र कौन कौन से हैं या भाषा के क्षेत्र कौन कौन से हैं। या ऐसे भी सवाल कर सकता है कि संप्रेषण की प्रक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। सवाल किसी भी तरीके से बन सकता है। इसके अलावा जो डिफरेंस है, अंतर है, वो दोनों में पूछता है। भाषा और संप्रेषण में अंतर क्या है, क्योंकि अगर दोनों अलग हैं तो अंतर है। और एनिमल कम्युनिकेशन एंड ह्यूमन कम्युनिकेशन में भी अंतर पूछता है। जो भाषा और संप्रेषण का जो संगम है, उनमें से संप्रेषण के अंतर्गत पशु संप्रेषण और मानव संप्रेषण के अंतर्गत उनमें दोनों में अंतर भी पूछता है। ये आपको जानना जरूरी है। साथ ही विशेषताएं क्या हैं, चाहे वो लैंग्वेज की हो, चाहे वो कम्युनिकेशन की हो, यानी कि चाहे भाषा की हो, चाहे संप्रेषण की हो। और बिना विशेषताओं के किसी की पहचान नहीं होती है, बिना लक्षणों के किसी की पहचान नहीं होती है। इसलिए हमें उनकी विशेषताओं या लक्षणों को जानना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, भाषा के कार्य क्या है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। और एक नंबर में कई बार ऐसे सवाल आता है कि भाषा क्या है, माध्यम है या प्रक्रिया है। संप्रेषण क्या है, माध्यम है या प्रक्रिया है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जो भाषा है वो एक माध्यम है और संप्रेषण एक प्रक्रिया है। क्योंकि एक नंबर में सवाल कैसे पूछ लेगा कोई भरोसा नहीं। एक नंबर में सवाल पूछ लेता है कि जो
भाषा शुरुआती भाषा होती है या जो मातृभाषा होती है, वो हमें कहाँ मिलती है? स्कूल में, महाविद्यालय में, घर में या विश्वविद्यालय में? तो ये बिल्कुल सिंपल सिंपल से सवाल आते हैं। आप जानते हैं कि मातृभाषा हमें घर से मिलती है और मातृभाषा उसे कहते हैं जो हमारे माता-पिता जिस भाषा को यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, अपनी बातों को शेयर करने के लिए, क्योंकि हम बचपन से उन्हीं के साथ रहते हैं, वही हमारे प्रथम शिक्षक होते हैं, प्रथम गुरु होते हैं और घर हमारा प्रथम विद्यालय होता है। वहीं से हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं। तो सवाल कैसे भी आ सकता है? हो सकता है तर्क रूप में आ जाए कि माता-पिता को प्रथम शिक्षक एवं घर को प्रथम विद्यालय क्यों कहा जाता है? उदाहरण सहित समझाइए। सवाल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको उदाहरण सहित समझाना होगा, बताना होगा। बहुत सारे प्रश्न जो इससे पहले आ चुके हैं, जिनमें से कई सारे इसमें सवाल आपके जो कि ओरलिज़्म से बहुत सवाल आते हैं। यानी कि जो मौखिकवाद है, वो क्या है और उसके प्रिंसिपल्स, और इसके अलावा जो एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म है, जिसको शैक्षिक द्विभाषिता कहते हैं, उसके भी सिद्धांत एंड जो टोटल कम्युनिकेशन है, उसका भी मीनिंग और उसके भी सिद्धांत। एक चीज और आपसे पूछेगा कि सांकेतिक भाषा किसका हिस्सा है? मौखिकवाद का, शैक्षिक द्विभाषिता का, शिक्षा का या घर का? ये आपके सिलेबस में ही लिखा हुआ है। तो एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म का ये पार्ट है। लेकिन जब अगर बात आए कि आईएसएस, इंडियन साइनिंग सिस्टम जो होता है, हो सकता है इसका फुल फॉर्म पूछ ले। साइन लैंग्वेज में भी आईएसएल, बीएसएल, एएसएल, यानी कि अमेरिकन साइन लैंग्वेज, ब्रिटिश साइन लैंग्वेज, इस तरीके का भी सवाल आ सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे सवाल आते हैं। इंडियन साइन लैंग्वेज, ब्रिटिश साइन लैंग्वेज, अमेरिकन साइन लैंग्वेज, तो ये आपको ध्यान रखना है चीजों को। साथ ही सांकेतिक भाषा की विशेषताएं क्या होती हैं? सांकेतिक भाषा और सांकेतिक प्रणाली में अंतर क्या होता है? ये भी आपको पूछा जा सकता है। साथ ही एक चीज ध्यान देना है आपको, ऑडिटरी वर्बल अप्रोच, एवीए का फुल फॉर्म पूछता है। ऑडिटरी वर्बल अप्रोच होता क्या है? इसी के रिगार्डिंग एक सवाल आता है कि जो ऑडिटरी ट्रेनिंग किसे कहते हैं? जो श्रवण प्रशिक्षण क्या होता है, किसे कहते हैं, उसके कितने चरण होते हैं? हो सकता है कि सवाल कर ले। वैसे ज्यादातर ये जो पार्ट है वो ऑडियोलॉजी का है, तो ऑडियोलॉजी में तो पूछता ही पूछता है, लेकिन पूछ लेगा तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसके थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू हम जो साउंड का पूरी तरीके से जांच, अवेयरनेस, आइडेंटिफिकेशन, टोटल हम वेरी करते हैं जितने भी उसके स्टेजेस होते हैं। इसके अलावा इसमें एक सवाल बार बार भी पूछा जाता है कि प्री रिक्विजिट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास की पूर्व आवश्यकताएं। किसी भी व्यक्ति में भाषा विकास हुआ नहीं है, लेकिन भाषा विकास अगर होना है तो क्या क्या चाहिए? हमें सुनना आना चाहिए, हमारा हेल्थ बेटर होना चाहिए, हम मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, अदरवाइज तो फिर डेवलप नहीं होगा। अरे जी, बहुत सारे पॉइंट हैं, इन सबको आपने पढ़ा होगा और आपके कॉलेज में या जहां से भी आप पढ़ाई किए होंगे वहां बेहतर पढ़ाया गया होगा। तो ये बार बार पूछा जाता है ये सवाल। इसके अलावा आपका विशेष चीजें ध्यान रखना है कि एक एक नंबर में सवाल आ गया कि मौखिकवाद या जो ओरलिज्म है वो किस पर जोर देता है? सांकेतिक भाषा विकास पर, वाणी विकास पर, स्वास्थ्य विकास पर, मानसिक विकास पर। कई सारे सवाल आ सकते हैं ऐसे से। तो आप जानते हैं कि ओरलिज्म जो मौखिकवाद है, वो ज्यादातर जो फोकस करता है वो पूरी तरीके से वाणी विकास पर करता है। उसका मानना है कि हमारा समाज बोलने वाला है, इसलिए पूरे समाज में बोलने वाले व्यक्ति होगा तो उनका बेहतर डेवलपमेंट हो पाएगा। इसके अलावा
असेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं। फॉर्मल असेसमेंट, इनफॉर्मल असेसमेंट, कौन कौन से असेसमेंट, फॉर्मल असेसमेंट होता क्या है जिसको औपचारिक आकलन और अनौपचारिक आकलन कहते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है, आपको बेहतर लिखना पड़ेगा। इसके अलावा टीएमटी पूछता है, टीचर मेड टेस्ट क्या होता है, इसे कौन बनाता है, ये भी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। बीएलसी बार बार सवाल आता है, बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंस। इसके अलावा जो सवाल आए हुए हैं, मान लीजिए कि आपसे सवाल किया गया कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया गया मूल्यांकन या असेसमेंट क्या कहलाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि वो संरचनात्मक है या योगात्मक है, मीन्स फॉर्मेटिव है या समेटिव है। तो जब भी ड्यूरिंग द टीचिंग, ड्यूरिंग द लर्निंग चलता रहता है उसको हम फॉर्मेटिव कहते हैं, एंड जो लास्ट में होता है वो हमारा समेटिव के अंतर्गत आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा भाषा विकास के जो चरण होते हैं, जैसे एक साल में बच्चा जो माइलस्टोन होता है, एक साल में कितना सीखता है, 6 महीने में कितना सीखता है, 3 महीने में कितने क्या डेवलप हो जाता है, 2 साल का होता है तो क्या डेवलप हो जाता है, 5 साल में कितना डेवलप हो जाता है, 8 साल का होते होते युवा क्या क्या कितना डेवलप, कितनी भाषा, कितने शब्द विकसित हो जाते हैं, एक एक आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा सबसे ज्यादा सवाल हमारे टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स से पूछे जाते हैं, मेथड से पूछे जाते हैं। ऑप्शन ऐसे आ जाता है कि निम्नलिखित में से टेक्निक्स है, जो भाषा विकास की टेक्निक्स हैं, जो पोएम्स, रिम्स, विजिट, स्टोरी टेलिंग, इस तरीके की जो है ये सब टेक्निक्स में आ जाती हैं। लेकिन वो 4 ऑप्शंस दे देगा, उनमें से एक मेथड डाल देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा है कौन सा नहीं है, कि सब सिलेबस में लिखा हुआ है, थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो। अच्छा, एक चीज और है कि भाषा या संप्रेषण का कौन सा दर्शन, ऐसा आ सकता है कि संप्रेषण का कौन सा दर्शन, संप्रेषण का कौन सा दर्शन वाणी विकास पर जोर देता है, ऐसे सवाल आ गया तो क्या करेंगे, क्योंकि दर्शन का मतलब होता है विचारधारा। तो ओरलिज्म एक अलग विचारधारा है, टोटल कम्युनिकेशन एक अलग विचारधारा है, एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म एक अलग विचारधारा है। तो सवाल आ गया कि संप्रेषण का कौन सा दर्शन वाणी विकास पर जोर देता है, तो ओरलिज्म। अब उसमें आप दर्शन में दिमाग लगाएंगे, ओरलिज्म में पहुंच जाएंगे तो यहाँ ठीक है, आदर्शवाद प्रकृतिवाद में पहुंच गए तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट किस चीज का है। तो जिस समय जो टीचर पढ़ाते हैं उस समय ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि किस तरीके से सवाल आ सकते हैं, तो आपको एकदम माइंडसेट बना के रखना है। इसके अलावा सवाल पूछा भी जा चुका है, देखिए कि बच्चे के लिए पहला शिक्षक कौन होता है, उनके माता पिता या उनके पड़ोसी या संसाधन शिक्षक या ऑडियोलॉजिस्ट। तो ऐसे को आप जानते हैं कि अभिभावक ही पहले शिक्षक होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल आ गया कि सैंडविच बनाना किस तरीके का भाषा विकास का क्या है, तो एक तकनीक है जो कि प्रत्यक्ष डायरेक्टेड एक्टिविटीज हैं। इसी तरीके से देखिए पहले भी सवाल आ चुका है कि सांकेतिक भाषा एवं सांकेतिक प्रणाली में अंतर, यानी कि साइन लैंग्वेज और साइनिंग सिस्टम में अंतर आ चुका है, हो सकता है पूछ ले, तो आप बिल्कुल रेडी रहिए। मूलभूत भाषा विकास क्षमता जो बीएलसी होता है, बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये याद रखिए, इसका मतलब क्या होता है याद रखिए, इसका कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, किस स्टेप्स में हम सिखाते हैं। भाषा की विशेषताएं पूछा हुआ है, शैक्षिक द्विभाषिता के सिद्धांत, भाषा विकास की पूर्व आवश्यकताएं। इसके अलावा भाषा अध्यापन की प्राकृतिक पद्धति, आप जानते हैं कि नेचुरल मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड और कंबाइंड मेथड, इनमें से कोई ना कोई आ जाता है। कभी कभी एक नंबर में सवाल पूछ लेता है कि फिट्जगेराल्ड की संबंधित है नेचुरल मेथड से, स्ट्रक्चरल मेथड से, कंबाइंड मेथड से, या इनमें से किसी में से नहीं। तो आप जानते हैं कि नेचुरल मेथड अलग है और जितने भी बाकी ग्रामेटिकल रिलेटेड डेवलपमेंट से हैं वो सभी हमारे आते हैं स्ट्रक्चरल मेथड में, क्योंकि उसमें पूरा स्ट्रक्चर होता है।
हर चीज का, लैंग्वेज का, ग्रामर का पूरा किस तरीके से बनेगा, कैसे सेंटेंस बनेगा, क्या नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब जो भी सिस्टम होता है वो कैसे होगा, एप्पल ट्री प्रोग्राम क्या है, ये फिट्जगेराल्ड की क्या है, कलर कोड सिस्टम क्या है, इसमें जितनी भी चीजें हैं आपकी वो सब आपको पता होना चाहिए। इसमें तो वेरी 5 स्लेट सिस्टम है, कलर कोड सिस्टम है। तो ये आपको एक एक भाषा सिखाने के अपने अपने जो मेथड्स हैं। इसके अलावा एक सवाल ये भी आ गया कि श्रवण बाधित बच्चों में श्रवण कौशल का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे। सवाल आ गया कि विशेष शिक्षक होने के नाते आप विद्यार्थियों में श्रवण कौशल कैसे विकसित करेंगे। वो थोड़ा सा माइल्ड कैटेगरी का हियरिंग लॉस है, आप चाहते हैं कि थोड़ा सुनने भी लगे और उसका भाषा विकास भी हो जाए, तो आप क्या करेंगे, क्या तकनीक अपनाएंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और आ चुका है औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन के बीच में अंतर। ये सारे सवाल जो हम डिस्कस कर रहे थे ये आपके ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ जो क्वेश्चंस हैं, लिटरेसी स्किल से रिलेटेड भी सवाल आते हैं, साक्षरता कौशल से संबंधित भी सवाल आते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर श्रवण बाधित बच्चे में लेखन कला कौशल का विकास करना है तो उसकी पूर्व आवश्यकताएं क्या होंगी। किसी में पठन कौशल का विकास करना है तो पूर्व आवश्यकताएं क्या होंगी। इसके अलावा साक्षरता कौशल से संबंधित श्रवण बाधित बच्चों में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, पूरी तरीके से आपको एक एक पढ़ना पड़ेगा। उसमें से आपको लिसनिंग स्किल से रिलेटेड भी लिखना पड़ेगा, राइटिंग स्किल से रिलेटेड भी लिखना पड़ेगा, रीडिंग स्किल से रिलेटेड भी लिखना पड़ेगा, टोटल जितना भी है स्पीकिंग स्किल। अभी स्पीकिंग स्किल कितना बेटर है, लैंग्वेज कितना डेवलपमेंट है, कितना स्पीच डेवलपमेंट है, ये सारी चीजें। तो आप इन सब में कैसे एरर आता है, किस कारण से आता है, ये भी आपको दर्शाना पड़ सकता है। इसके अलावा अब डेवलपमेंट कैसे करेंगे, अगर किसी में प्रॉब्लम है, एरर्स है, तो उसको डेवलपमेंट कैसे करेंगे, करेक्शन कैसे करेंगे, सुधार कैसे करेंगे। क्या हमें ऑडियोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी, क्या हमें स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। बच्चे किस तरीके के हैं, किस परिवार से बिलोंग करते हैं, क्या ऐसा परिवार जो डीसीएचपी है या डीसीडीपी है। इन सब का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है। डीसीडीपी का मतलब होता है डेफ चाइल्ड डेफ पेरेंट, और डीसीएचपी का मतलब होता है डेफ चाइल्ड हियरिंग पेरेंट। किस परिवार में बच्चा है, तो ये भी असर पड़ता है कि किस तरीके के परिवार में है। इसके अलावा कन्वर्सेशन किस तरीके का होता है, तो भाषा विकास की जो टेक्निक्स होती हैं वो ध्यान में रखिएगा। जरूर पूछते हैं कोई ना कोई, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में पूछ ले चाहे शॉर्ट में, कोई ना कोई मेथड जरूर आता है, चाहे वो नेचुरल मेथड आ जाए चाहे स्ट्रक्चरल मेथड आ जाए। इन सब की विशेषताएं याद रखिए। या फिर एमआरएम, कभी कभी एमआरएम का फुल फॉर्म पूछ लेता है, मैटरनल रिफ्लेक्टिव मेथड, जो माता द्वारा किस तरीके से भाषा विकास किया जा सकता है। आजकल तो माताओं द्वारा बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो जाती है, बड़ी दिक्कत हो जाती है, बच्चे को मोबाइल देती हैं, चाहे दूर देख वो खाना बना रही हैं, लेकिन अगर उनको अपने पास रखेंगे तो पूछेगा सवाल तो बता पाएंगे। तो उनके लिए हालांकि टॉलरेंस बहुत जरूरी है इन सब चीजों में, सहनशीलता, चाहे कोई भी हो। इसके अलावा एक चीज और है कि जो बीएलसी होता है, बेसिक लैंग्वेज कंपिटेंस, उसके अंतर्गत प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है, और व्याकरण जो होता है, ग्रामर जो, उससे रिलेटेड भी सवाल आ जाता है। कई बार आ चुका है केस मार्कर क्या होता है। केस मार्कर ये कोई मार्कर लिखने वाला नहीं है, कारक होता है उसका मतलब। कारक क्या होते हैं, अगर कारकों को समझाना पड़े आपको ऐसे दिव्यांग बच्चे को जो सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता, तो आप कैसे तकनीक अपनाएंगे, कैसे टेक्निक अपनाएंगे, क्या तरीका अपनाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है। तो ये आई होप आप इस चीज को समझे होंगे, किस तरीके से सवाल पूछता है। आपके 5 यूनिट्स हैं इसमें, साइन लैंग्वेज से रिलेटेड भी जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ध्यान से, लापरवाही मत कीजिएगा। और डीप एंड सरफेस स्ट्रक्चर
क्या होता है इसको भी पढ़ लीजिएगा। खास करके कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस जो क्षमता और प्रदर्शन होता है, इन दोनों में अंतर पूछ लेता है कि भाषाई क्षमता किसे कहते हैं और भाषाई प्रदर्शन किसे कहते हैं। कभी कभी हमें ये दिमाग लगाना होता है, जो हमारा रिसेप्टिव चीजें होती हैं और एक्सप्रेसिव होता है, तो प्रदर्शन हमारा एक्सप्रेसिव से रिलेट हो जाता है और जो क्षमता होती है हमारा रिसेप्टिव से रिलेट होता है। रिसीव करते हैं तभी हमारे अंदर क्षमता आती है। तो रिसेप्टिव लैंग्वेज हमारे अंदर वर्ड्स डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, तभी हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन वगैरह पे बहुत फोकस करिएगा, बार बार पूछता है। और ऐसे कौन कौन से जो डेवलपमेंटल फेजेस होते हैं, जो एक नॉर्मल चिल्ड्रन में कैसे भाषा का विकास होता है, ये भी आपको पूरा पता होना चाहिए। तो इससे संबंधित ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं भाषा और संप्रेषण में, तो आप जरूर जानिए, समझिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, शेयर करिए। क्योंकि और सबसे बड़ी चीज है कि आप क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं, हमेशा रिलेट करके लिखा करिए। ऐसा नहीं कि आप लिखना कुछ स्टार्ट किए, दूसरे पैराग्राफ में कुछ आ गया। तो इन सब चीजों पे बड़ा ध्यान दीजिए, बड़े फोकस के साथ, ताकि आप पूरी तरीके से उसको समझ सकें, उसको जान सकें। और दूसरी बात ये कि जब आप क्वेश्चन पेपर हल करने बैठते हैं, तो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है एक बार, तो 2-3 बार उसको देखिए, समझिए। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में समय मत गंवाइए। आ रहा है तो ठीक, नहीं तो पहले सब कर लीजिए, शॉर्ट वाले बाद में उन्हें कर लीजिए। ताका झाकी में बंदरों की तरह एक्टिविटी करने से समय बहुत जाता है। केवल एक रात को पढ़ाई करेंगे तो फिर बंदर वाली हरकतें ही होती हैं, ताका झाकी ज्यादा होती है इधर उधर, क्योंकि उसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता। और ऑब्जेक्टिव कभी भी वही सही होते हैं जब हमारा किसी टॉपिक के प्रति कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता है। अदरवाइज हमारे ऑब्जेक्टिव सिर्फ तुक्का से सही होते हैं, एकदम क्लियर खुद के विश्वास से कभी सही नहीं हो पाते। इसलिए पहले से मेहनत का नतीजा होता है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन जो आपका पेपर नंबर 6 था, जो ये सीरियल के अकॉर्डिंग जो एग्जाम होता है, ये चौथा पेपर होगा आपका, लेकिन पेपर नंबर 6 है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो इस चीज को आपको ध्यान दीजिएगा। बाकी आगे बहुत जल्द नेक्स्ट जो पेपर है, सब्जेक्ट है, उससे हम मिलेंगे, ताकि आप उसके बारे में भी पूरी जानकारी ले सके और समझ सके। तो 5 यूनिट थी और जो भी क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। शिक्षा में भाषा का क्या महत्व है, अगर आपके सवाल एक जनरल पूछ लिया जाए कि शिक्षा में भाषा का क्या महत्व है, या किसी व्यक्ति के जीवन में भाषा का क्या महत्व है, एक जनरल टर्म है, जनरल क्वेश्चन है जो कि आना चाहिए, तो भी आपको लिखना आना चाहिए। आज अगर आप बोल पाते हैं, अगर आप लिख पाते हैं, अगर आप किसी से कन्वर्सेशन कर पाते हैं, तो वो भाषा की बदौलत, भाषा विकास की बदौलत, साथ ही हमारे वाणी विकास की बदौलत, अदरवाइज नथिंग, साथ ही हमारे हियरिंग की बदौलत। तो इस सब से रिलेट करके सवाल किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आप देखिए, समझिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, दूसरों तक भी शेयर कर सकते हैं, आपको लगता है कि किसी को लाभ होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच।